30 ग्राम 35 ग्राम ले रहा है, और बच्चा कुछ भी डॉक्टर साहब ने या जिसने भी XYZ की वार्स पड़ोस वाले ने बोला और बोलते बंद कर दिया। तो आप ये सोचे कि आप यूरिक एसिड डील कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर रहे हैं, है ना। 200 ग्राम भी यदि कोई प्रोटीन ले रहा है जिसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज है, तो भी उसके ऑर्गन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये आपने एक मिथ क्लियर करा। ये मिथ है बेसिकली। और आप देखिए, जब अपना इंटरनेशनल लेवल पे जब खेलने की बारी आती है, जब उस लेवल पर एथलीट या पहुंच जाता है, तब फिर उसका सारा चीज पे बहुत ध्यान दिया जाता है। बट ये चीज क्या है, शुरू से नींव वाली चीज है। एंड मोमेंट पर आप ध्यान दोगे तो नहीं फर्क पड़ेगा। और इसीलिए बहुत छोटे बच्चे को जब 1 साल से कम के को जब हम लोग एडवाइस करते तो व्हाइट नहीं अलाउ करते, येलो ही अलाउ करते, क्योंकि व्हाइट फिर एलर्जिक रिएक्शन करता है, येलो का कोई एलर्जी नहीं है। क्या बात है, कितनी बड़ी एक मिथ को आपने क्लियर करा। बट भारत में जब हम बात करते हैं, और इंक्लूडिंग जब जो अपने अच्छे अपना क्लास वाले भी हैं, यदि उनका भी हम डेली का इंटेक देखें, तो कहीं ना कहीं प्रोटीन का ही एक इंटेक है जो हम 50-60% पे अटक जाते हैं। बहुत ज्यादा डेफिशिएंसीज। दोस्तों नमस्ते, मैं विजय सोहिनी, फिटनेस एक्सपर्ट। मुझे फिटनेस के ऊपर बातें करना और आप लोग के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, और इसी को मैं अपनी एक सेवा मानता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं डाइट के ऊपर। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और उसके लिए मैं जिनके साथ चर्चा करने आया हूँ, आप हैं श्रीमती वनीता जायसवाल जी। इनका मैं पहले परिचय दूं आपके लिए कि आप 23 साल से इस फील्ड के अंदर कार्यरत हैं। आप क्लिनिकल न्यूट्रिनिस्ट और वेलनेस एक्सपर्ट हैं। आप ने MSc फूड्स एंड न्यूट्रिशन के अंदर अजमेर से किया, और इंटर्नशिप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से किया है। उसके बाद आपने ऑटिज्म अवेयर के अंदर सर्टिफिकेशन किया है, फिटनेस न्यूट्रिशन के अंदर स्पोर्ट न्यूट्रिशन के अंदर आपने सर्टिफिकेशन करा है। आप डायबिटीज़ एजुकेटर हैं, सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर हैं। इसके अलावा आप क्रिटिकल केयर के अंदर भी आपने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। आप CHL और ग्रेटर कैलाश, जो हमारे इंदौर के फेमस हॉस्पिटल हैं, उसके डाइटिक डिपार्टमेंट की HOD रह चुकी हैं। आप विजिटिंग फैकल्टी रह चुकी हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंदर न्यूट्रिशन विभाग के अंदर। और इन सब के अलावा आपने नरिशमी नाम की एक न्यूट्रिशन एकेडमी शुरू करी है, जिसके अंतर्गत न्यूट्रिशन को अवेयर के लिए, अच्छे खाने को अवेयर के लिए आप अलग अलग जगह प्रोग्राम करती हैं, लेक्चर देती हैं और वर्कशॉप आयोजित करती हैं। इसके अलावा आप ऑल इंडिया डाइटेटिक एसोसिएशन की मध्य प्रदेश चैप्टर की प्रेसिडेंट हैं। तो मैडम, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। नमस्कार विजय जी। आज आपसे डाइट के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे अब बोला जाता है कि आवर डाइट इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ आवर प्रीमैच्योर डेथ। मतलब हमारा खाने का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम गलत खा रहे हैं तो हम प्रीमैच्योर हमारी डेथ भी हो सकती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये, जो ये यदि हमने समझ लिया, जान लिया, तो शायद काफ़ी कुछ हम अपना पोषण, अपने शरीर का तो ध्यान रख पाएंगे। बैलेंस मीन्स संतुलन, और संतुलित आहार, संतुलित थाली जब हम बात करते हैं तो संतुलन का मतलब है जितने पोषक तत्व हैं वो संतुलित मात्रा में मिलना रोजमर्रा में, यानी 24 आवर्स की हम डाइट की बात करते हैं। संतुलन उस चीज को नहीं कहते कि आज हमने कोई पोषक तत्व बहुत ज्यादा ले लिया जिसकी जरूरत उतनी नहीं है, और अगले कई दिनों तक उस पोषक तत्व को बिल्कुल नहीं लिया। तो रोजमर्रा में हमारा जो आहार है, हमारा जो भोजन है, वो हमारा संतुलित होना चाहिए। और एक आम इंसान है ना, जो न्यूट्रिशन बैकग्राउंड का नहीं है, उसे कैसे पता चलेगा कि रोज में हम पोषक तत्व सही ले रहे हैं कि नहीं। तो उसका सही तरीका ये है कि जो हम कहते हैं संतुलित अपना आहार, यदि आपको ध्यान देना है कि हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उसका तरीका ये
है कि जितने हमारे जो पोषक तत्व जो है वो यदि हम जितने तरीके के भोज्य पदार्थों का ग्रुप है जो हम आम भाषा में हम बोलते भी है कि हमारी रोज का जो हमारा जो आहार है उसमें अनाज के अलावा प्रतिदिन सब्जी, फल, दूध के बने पदार्थ या जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो तो एक एनिमल सोर्स वाला फूड, यदि वो नहीं है तो दाल प्लस मेवे और कुछ सोयाबीन के पदार्थ, वो हम बात करेंगे। जैसे आजकल बहुत प्रचलन में है वीगन, तो वो चीज है, बट यूजुअली देखा जाए तो ये भी एक अलग भोज्य पदार्थ का समूह है। दूध के बने आइटम या फिर अपना डेयरी या एनिमल प्रोडक्ट, प्रोटीन में प्रोटीन में आ जाता है। दालों का प्रकार कुछ ना कुछ होना चाहिए, अनाज, सब्जी, फल, चिकनाई तो हम लेते ही हैं। हमारी भारतीय जो थाली है या जो भारतीय जो पकवान जो भी फूड घर का बनता है उसमें तेल घी का प्रयोग होता ही है, वो आ जाता है। जो छूटता है वो प्रोटीन और दूसरा मेवे, है ना। तो ये सारे फूड ग्रुप यदि आप प्रतिदिन अपने आहार में ले रहे हैं तो ये माना जाता है कि आपको पोषण संतुलित उसमें मिल जाएगा, यदि आप ओवर ईटिंग नहीं कर रहे तो, है ना। तो संतुलित आहार यदि आप लेते हैं तो सारे पोषक तत्व, क्योंकि एक कोई भी फूड कंप्लीट फूड नहीं है, सो हम जब अलग अलग कैटेगरी के फूड आइटम जब रोजमर्रा में पिक करते हैं और अपने द्वारा हम जब ग्रहण करते हैं आहार के रूप में, तो किसी में कोई पोषक तत्व अच्छा है, किसी में कोई पोषक तत्व अच्छा है, तो ऐसे करके हमें यूजुअली जो एक बैलेंस बॉडी को चाहिए उतना बॉडी जो है वो बैलेंस बना लेती है। तो आपकी बात से मेरे को लगता है कि भारतीय थाली हमारी सबसे अच्छी है। उसके अंदर दाल भी आ जाती है प्रोटीन के रूप में, दही भी आ जाता है, हम दही के आइटम भी लेते हैं, वो हो जाता है। ग्रेन्स में चपाती आ जाती, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, सब्जी भी कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद रेशे मिल जाते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं। तो एक भारतीय थाली हमारी सबसे अच्छी थाली कहना चाहिए मेरे को लगता भी है, मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि भारतीय थाली से अच्छी कोई थाली नहीं है। हम लोग जबरदस्ती पिज्जा बर्गर की ओर भागते हैं अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे, पिज्जा बर्गर के ऊपर। तो अभी आपने जो एक बातचीत में बोला कि हम लोग कहीं ना कहीं प्रोटीन डिफिशियंसी लोग बाग रहते हैं, जैसे कि अभी आपने बोला कि मेवे और वो दूसरी चीज़ों के ऊपर भी प्रोटीन की कहीं ना कहीं डिफिशियंसी, आम आदमी एक प्रोटीन डिफिशिएंट रह रहा है। तो सबसे पहली बात तो एक आम आदमी को कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए, और दूसरी बात जो मैंने बोली दी कि वो प्रोटीन डिफिशियंसी चल रही है क्या आज की तारीख में, मतलब ये आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूँ। हम देखिए बात कर रहे हैं जनरल एक परिवेश में, है ना। हम जो बात करते हैं कि अरे लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं, मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि क्या हमने आए दिन हर किसी को सप्लीमेंट लेते हुए देखा क्या? नहीं। तो 90% से ज्यादा लोग, आप हम में यदि हम देखें, हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत की, ठीक है, एशियन कंट्री उसमें भी भारत, है ना। हम अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की बात नहीं करें क्योंकि उनका प्रोटीन इंटेक अच्छा रहता है, बट भारत में जब हम बात करते हैं और इंक्लूडिंग जब जो अपने अच्छे अपना क्लास वाले भी हैं, यदि उनका भी हम डेली का इंटेक देखें तो कहीं ना कहीं प्रोटीन का ही एक इंटेक है जो हम 50-60% पे अटक जाते हैं। बहुत ज्यादा डेफिशिएंसीज। अच्छा, प्रोटीन के साथ ये है कि कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई तो देते नहीं है, है ना। कि भाई आपको एकदम से कुछ हड्डियों में जैसे दर्द हो रहा है, टेस्ट करवाया। अब प्रोटीन का टेस्ट तो मसल पावर, मसल स्ट्रेंथ का, या हम बॉडी कंपोजिशन करवाए तब हमको मसल वाली चीज पता चलती है। अदरवाइज तो ब्लड में थोड़ी प्रोटीन का लेवल डाउन दिखेगा, आपकी मसल जो है वो धीरे धीरे डिटोरिएट होती है ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स, मिनरल्स के तो हम करवा लेते हैं कॉमन टेस्ट। तो प्रोटीन की कमी आसानी से पता नहीं चलती है, नंबर 1। और हम भारतीयों की डाइट, और उसमें भी मैं तो ये बोलती हूँ जो लोग नॉनवेज ईटर्स भी हैं, तो भी यदि आप भी अपने, यदि हम सर्कल में या जो भी हमारे संपर्क में लोग आते हैं, यदि हम बात करें और इनटेक पूछें तो कोई भी ट्रू नॉन वेजिटेरियन नहीं है। मैडम वंस अ वीक ले लेते हैं, मैडम महीने में 2 बार हो जाता है। हमने बात क्या करी कि संतुलित
जो है हाँ, शुरू में आपने संतुलन बोला है। रोज का होना चाहिए, प्रतिदिन का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रतिदिन नॉनवेज का इंटेक होना चाहिए, हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की। तो प्रोटीन के लिए हमारे पास में सोर्सेस क्या बचे? वेजिटेरियन में केवल डेयरी प्रोडक्ट वाली चीजें, और वो भी हम इतना इंटेक नहीं कर पाते हैं, है ना। तो एक बैलेंस, मतलब दाल है, लेग्यूम्स हैं या सोया के प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो इन सबको जब हम लेकर करते हैं तब जाकर हम कहीं किसी हद तक 80-90% टच कर पाते हैं। क्योंकि वेजिटेरियन उसमें प्रोटीन, ट्रू प्रोटीन किसी में भी नहीं है, कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, इनकम्प्लीट प्रोटीन है ना, बी क्लास प्रोटीन है ना। तो ये चीज हो गई। उस पे भी मैं थोड़ा सा इधर बहुत तो नहीं समझ में आएगा, बट हाँ इतना सा मैं बता देती हूँ। ए क्लास और बी क्लास क्या होता है? जो हम प्रोटीन एनिमल सोर्स वाला लेते हैं तो वो हमारी बॉडी 100% यूटिलाइज कर लेती है, वेस्टेज कम रहती है। जैसे हम फर्नीचर बनाते हैं तो हम यदि साबुत कंप्लीट लकड़ी लेते हैं तो वो मैक्सिमाइज जो रहता है उसका यूटिलाइजेशन हो पाता है। और हम फर्नीचर से दूसरा फर्नीचर बनाए तो उसमें वेस्टेज बहुत हो जाती है। तो सेम कैटेगरी आती है जब हम प्लांट बेस्ड या अनाज या सब्जी का भी प्रोटीन कुछ लोग काउंट करते हैं तो वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब वो जितना प्रोटीन मिल रहा है उस ले रहे हैं या उसमें उपलब्ध हो रहा है वो हमारी बॉडी को 40-50% ही मिल पाता है। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट उसमें अमाइनो एसिड प्रोफाइल है। कंप्लीट अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी मसल और सेल डेवलपमेंट के लिए यूज कर ले उसके काम का कम रहता है। तो ये अपना जो काम की चीज कम निकल पाती है तो ये चीज है। तो दही वगैरह तो ये मिल्क जो है एनिमल प्रोडक्ट में ही माना जाएगा। जी बिल्कुल। डेयरी मतलब एनिमल सोर्स हो गया जी। तो प्रोटीन की जब हम बात करते हैं और जब हम एक इंसान के एक आहार में दिन भर में प्रोटीन कितना होना चाहिए तो एक जनरल वे में बोला जाता है कि वजन प्रति किलो वजन के हिसाब से 1 ग्राम एक जस्टिफाइड मात्रा है। मतलब मेरा 60 किलो अगर वजन है तो मेरे लिए 1 किलो पे तो मेरे लिए 60 ग्राम चाहिए प्रोटीन। पर वो 60 ग्राम भी नहीं ले पा रहा हूँ। 60 तो छोड़िए, हम बोलते हैं बिल्कुल यदि कट टू कट जैसे मेंटेनेंस केवल चाहिए हो, किसी तरह का चलना फिरना या कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं हो, है ना। सो बॉडी को एक मैनेज और मेंटेन करने के लिए कि खाना पूर्ति हो जाए उसके लिए चाहिए 0.8 ग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से। तो भी यदि 60 किलो का यदि पर्सन है तो भी आप ये मान के चलिए 48 to 50 ग्राम, मोटा मोटा 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, है ना। सो इतना प्रोटीन और उसमें भी 50% और 50% ए और बी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि हम कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। जितने अमीनो एसिड्स है वो हमको सब मिल जाए कंपैरेटिवली। हम ये भी नहीं कहते कि 100% एनिमल, वो पॉसिबल भी नहीं, वो पॉसिबल नहीं। लेकिन 100% वेजिटेरियन डाइट से क्वालिटी प्रोटीन मिलना वो भी पॉसिबल नहीं है। वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज करते चलते हैं। सोयाबीन में सब बोलते कि है परंतु वो रोज सोयाबीन तो आप खाओगे नहीं। एक्चुअली वही होता है, मिथ्स इतनी ज्यादा है सोया को लेकर। कई अपना लोग स्पेशली मेल्स जो हैं वो बोलते नहीं मैडम सोया का तो इंटेक करना ही नहीं चाहिए, इसमें तो हार्मोन्स जो है वो मेल हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर करते हैं, बहुत सारे n नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। जबकि मेरा सवाल ये है या मैं जब उनको रिप्लाई करती हूँ मैं ये पूछती हूँ भाई आप इतना कितना सोयाबीन खा लेते हो, है ना। एक दिन में यदि 200-300 ग्राम क्रॉस कर रहा हो कोई सोयाबीन, है ना, रोजमर्रा में n नंबर ऑफ टाइम आप खा रहे हैं और रोजमर्रा में शामिल कर रहे हैं, तब समझ में आता है किसी चीज का नुकसान है ना। जैसे बोलते हैं ना अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। एक्सेस वाली चीज पे मत पहुंचो पर जितना चाहिए उतना तो ले लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छी बात बोली मैडम कि प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डअप के लिए, हमारी मसल मास के लिए बहुत जरूरी है और हम वो कम ले रहे हैं और हमारा हर 10 साल के अंदर 10 ग्राम मसल मास का ऐसे भी कम हो रहा है और हम प्रोटीन भी नहीं ले रहे हैं और एक्सरसाइज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। तो इसी के साथ साथ चूंकि मैं स्पोर्ट्स से भी जुड़ा हूँ और बहुत सी बात होती है हम लोग के स्पोर्ट्स रनिंग ग्रुप के अंदर, तो जो कोई स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में हाईली इन्वॉल्व है, ज्यादा मात्रा में है, तो उसके लिए प्रोटीन इंटेक
बढ़ जाता है क्या थोड़ा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। जी। कई जैसे क्योंकि मैं सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, जी। सो बिल्कुल डिफरेंट है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का प्लान करना। जी। देखिए, स्पोर्ट्स में आज आप और हम, आप तो खैर काफी मैराथन वगैरह में, बट एक नॉर्मल पर्सन की बात करूँ, मेरी बात कर लेते चलिए। सो आज हम जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई। अब यदि वही चीज में शरीर को 2 घंटा हैवी एक्सरसाइज में, भाई जब हम एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रहे हैं, या एथलीट हैं, या आप मैराथन में अपना लॉन्ग, उसमें तो खैर रनिंग वगैरह रहती है, बट जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जब हम वेट्स वाला चीज करते हैं, या लॉन्ग आवर्स तक कुछ एक्टिविटी, तो बेसिकली हमारे शरीर का लोड और बर्डन पड़ता किस पे है? मसल पे। बिल्कुल, है ना? तो यानी एक नॉर्मल पर्सन नॉर्मल दिनचर्या के अलावा 2 घंटा एक्स्ट्रा मसल को तोड़ रहा है। हाँ, मशीन से काम ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कार जो है उसमें पेट्रोल डलना है। हाँ, आपकी रोज चलती है 10 किलोमीटर। हाँ, आपने 10 किलोमीटर जितनी चलाई तो पेट्रोल जितना चाहिए उतना खप गया। आज आपको 20 किलोमीटर चलाना है तो वो हवा से चल जाएगी क्या? नहीं। तो जो आपने एक्स्ट्रा उससे काम करवाया, ये मैं तो बोल रही हूँ, किसी व्यक्ति से 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करवाया, तो उसको मेहनताना तो देंगे ना। तो केवल प्रोटीन नहीं, आपको पानी की भी एक्स्ट्रा जरूरत है, हाइड्रेशन। हाँ, ये तो आप हम मतलब करती ही हैं, ध्यान रखती हैं। जो चीज हम मिस करते हैं वो केवल और केवल प्रोटीन है ना। मल्टीविटामिन इंसान ले लेता है, यूजुअली एथलीट्स है तो आप देखेंगे कि हाँ मैडम कोई मल्टीविटामिन मैं ले लेता हूँ, पर जो लोग बिल्कुल नहीं जागरूक हैं या जिनको नहीं है अवेयरनेस, वो शायद मल्टीविटामिन भी मिस कर देते हैं, है ना। कैल्शियम, या आप भी बोन्स पे भी लोड ज्यादा पड़ रहा है ना। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हाइड्रेशन, प्रोटीन, इनका बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। अच्छा, आप कुछ दिन तो धक्का लेंगे, बट हम जब बात करते हैं स्पोर्ट्स की, यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। आप देखो कि मैं बहुत ज्यादा इस चीज के लिए नहीं कह रही हूँ कि अरे गेम खेल रहे हैं कुछ मिलता तो है नहीं, बट ये डिफरेंस आता है जब आप नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, है ना। हमारे मेडल कितने आते हैं, है ना। तब न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। मेहनत तो सब कर रहे हैं, बट क्या होता है, जो इंजरी होती है, जो आपकी मसल सोरनेस है, उसकी रिकवरी कितनी फास्ट हो रही है, तो आपका नेक्स्ट लेवल, आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, रिकरेंट आपकी मेहनत, इन पे कहीं ना कहीं अगर हमारी प्रोटीन कम होगी तो मसल रिपेयर भी नहीं होगी, सभी उसमें सब दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। और आप देखिए, जब अपना इंटरनेशनल लेवल पे जब खेलने की बारी आती है, जब उस लेवल पर एथलीट या पहुंच जाता है, तब फिर उसका सारा चीज पे बहुत ध्यान दिया जाता है। बट ये चीज क्या है, शुरू से नींव वाली चीज है। एंड मोमेंट पर आप ध्यान दोगे तो नहीं फर्क पड़ेगा। तो एक स्पोर्ट्स वाले को प्रोटीन की मात्रा थोड़ी और बढ़ा देनी चाहिए। मतलब अब हर एक, देखिए हर एक स्पोर्ट का एक अलग रिक्वायरमेंट रहता है। कई रहते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स रहते हैं, कुछ टीम वर्क रहता है, किसी में रनिंग ज्यादा है, किसी में पर्टिकुलर एक बॉडी के पार्ट में स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, है ना। जैसे क्रिकेट है तो रनिंग और सारी चीज रहती है, बॉल फेंकनी है तो हाथ में भी स्ट्रेंथ चाहिए, बल्ला चलाना है तो भी आपको वो अपना स्ट्रेंथ चाहिए, शोल्डर पर स्ट्रेंथ चाहिए, तो ओवरऑल बॉडी पे काम करना पड़ता है ना। टेनिस है तो अलग है, टेबल टेनिस है तो आपके जो है अपना रिफ्लेक्सेस और आपके हाथ, लेकिन पैर का भी मूवमेंट रहता है। चेस है तो आपको केवल दिमाग का वो चाहिए। तो हर तरह की चीजें अलग अलग हैं। और कितने आवर्स का आपका एक्सरसाइज है, शेड्यूल है, 8 घंटे में है तो फिर वो डिसाइड। बट डेफिनेटली 20% से लेकर 50% जितनी रिक्वायरमेंट है उसका एड ऑन जाता है। जैसे एक नॉर्मल पर्सन को 50-60 ग्राम चाहिए, तो एथलीट के केस में 80 से लेकर 150 ग्राम तक पहुंचता है। वो डिपेंड करता है कि क्या एक्टिविटी है, कहाँ पर अभी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, कहाँ लैकिंग है, इंजरी हो रही है तो बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है ना। प्लस हाइड्रेशन भी कैलकुलेट होता है। जी, मैं इसी के ऊपर ही बात कर रहा था। आपने हाइड्रेशन के ऊपर बात बोली, उसको तो मैं करूँगी कि एक पहला प्रश्न मेरा ये है कि प्रोटीन ऐसा बोलते हैं कि एक बार में 25 ग्राम से ज्यादा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो एक बार में बहुत ज्यादा बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। जैसे ऐसा होता है क्या कि जैसे आज मुझे पूरा बैलेंस, जैसे हम बात कर रहे, थाली की बात करते, तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ
कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं एक बार में जितनी मेरे दिन भर का ग्रेन्स का इंटेक है तो मैं एक साथ 10 रोटियां खा लूं, दूसरे वक्त में एक साथ सब्जियां खा लूं 2-4 किलो, फिर एक साथ प्रोटीन खा लूं। सो वो एक गलत प्रैक्टिस है। बेसिकली क्या होता है, एकदम से यदि ज्यादा यदि कोई चीज सप्लाई हो रही है तो बॉडी जो है उसको क्या लगता है, ब्रेन को, आपके अपना बॉडी के जितने भी अपना एक्टिव जो भी सिस्टम है उनको क्या लगता है कि अरे तो बहुत अच्छे से आ रहा है, शायद बहुत अच्छे से मिलेगा, इतनी तो जरूरत नहीं है। तो हम उसको बहुत अपना कहना चाहिए वाइजली उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, है ना। कार्ब्स तो हम बहुत इजीली ले लेते हैं, फैट ले लेते हैं, तो वेस्ट भी हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोटीन इज वेरी क्रूशियल टू गेट, है ना, कि भाई सफिशिएंट मिल जाए। तो प्रोटीन के लिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ या सबको, जब भी हम सेशन लेते हैं तो भी मैं यही बात बोलती हूँ कि प्रोटीन जो है उसका बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप दिन भर में जितनी बार भी ले रहे हैं, 2 बार डाइट ले रहे हैं कि 4 बार ले रहे हैं कि 6 बार ले रहे हैं डिपेंडिंग, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करो उसको, है ना, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करें। अब जैसे 25 ग्राम वाली चीज तो एक आम इंसान, आपके हमारे लिए हो सकता है सही हो, लेकिन जब कोई बॉडी बिल्डर है उसकी कई बार 200 से 400 ग्राम भी प्रोटीन की, तो एक बार में हमें 40 ग्राम्स भी प्लान करना पड़ता है ना, क्योंकि उसकी डिमांड उतनी हो गई तो उसका परसेंटेज हो जाएगी, उसका परसेंटेज कि भाई एक पर्सन की यदि एक दिन की रिक्वायरमेंट 100 ग्राम है तो कोशिश करें हम 25 ग्राम करके एटलीस्ट 3-4 बार में करके कवर अप करें। जिसके 400 ग्राम है तो वो 40 से 50 ग्राम भी करेगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट का उतना परसेंटेज हो गया। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब एक नॉर्मल पर्सन है और स्पेशली सप्लीमेंट पर नहीं है और वेजिटेरियन है, देन हर मील को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बॉडी बहुत अच्छे से पूरा निचोड़ के, जैसे वो गन्ने के रस को 3 बार चलाया जाता है ना, बॉडी वैसे यूज करेगी। अभी आपने हाइड्रेशन का बोला था, ऐसा बोलते हैं कि प्रोटीन डाइट लेते हैं तो ज्यादा प्रोटीन डाइट देते हैं तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा लोग बाग बोलते हैं कि सर वो प्रोटीन ज्यादा नहीं लेना, वो नहीं तो आपको यूरिक एसिड की किडनी खराब हो जाएगी, और तो पानी खूब लेना चाहिए अगर प्रोटीन डाइट ले रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि रिसर्च इंडिया की बहुत कम है ना। कई लोग नहीं, कई अपना कहना चाहिए क्लिनिशियंस भी ये चीज बोलते हैं पेशेंट्स को, या कई बार सोसाइटी में इस तरह का कि किडनी खराब हो जाती है। आप मुझे बताइए, मैंने तो नहीं देखा कि प्रोटीन से किसी की किडनी खराब हुई हो, मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। पहली चीज आपको 23 साल का एक्सपीरियंस है अभी। नहीं, बट जो बोलते हैं वो दिखाते हैं किसकी किडनी खराब होती है मैक्सिमम अनकंट्रोल्ड शुगर इनटेक से या कार्ब लोडिंग से। कार्ब लोडिंग करी, इंसुलिन की इनसफिशिएंसी करी, ओबेसिटी करी, डायबिटीज में कन्वर्ट हुए, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, तो किडनी पर लोडिंग के कारण जो भी चीज है वो किडनी की एफिशिएंसी खत्म हो गई। किडनी ढंग से काम कर रही है तो क्यों ढंग की चीज को वो बाहर फेंकेगी। अच्छा, हम इंडियन उसकी बात करें तो किसको देखा 100 से ज्यादा लेते हुए। यहाँ पर मैं फिर बोलना चाहूंगी कि बिना किसी की राय सलाह के, या हम वही चीज कि प्रोटीन 2-2 स्कूप उठा के, और 2-2 भी कौन से, वो जिम वाले ट्रेनर के दिए हुए, या रिक्वायरमेंट मान लीजिए 100 ग्राम की और हम 200-250 ग्राम ले रहे हैं, तब समझ में आता है। NIN मतलब जो रिसर्च है जो न्यूट्रिशन पर है ना, NIN की है ना, अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की जो रिसर्च है, उसमें जो RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है, उसमें प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट दी हुई है, उसके अलावा यदि आप देखेंगे ना, इस पे सर्च करेंगे तो अपर टॉलरेबल लिमिट, ठीक है, अपर टॉलरेबल लिमिट, वो प्रोटीन की कितनी है 40%। यानी 40% ऑफ टोटल कैलोरीज का भी इनटेक यदि आप हम में से कोई करता है तो उसका नेगेटिव कुछ भी नहीं है, नहीं डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। तो एक सेट कर दिए इन लोगों ने कि भाई 40% ऑफ टोटल कैलोरीज जो है उतना प्रोटीन भी कोई ले सकता है, उसका कोई ऑर्गन या बॉडी पे कोई नेगेटिव असर नहीं है।
बहुत बढ़िया। 40% की बात कर रहे हैं हम। हमारी आपकी यदि रोज की रिक्वायरमेंट एक एग्जाम्पल जैसे 1500 के आसपास रहती है, बट हम ये माने मोटे तौर पे कि 2000 कैलोरीज की किसी की एक दिन की रिक्वायरमेंट है। 30 साल के 35 साल के आदमी की तो उतनी रहती है। सो 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, उसका 40% कितना हुआ? 800 कैलोरीज। 800 कैलोरीज यदि प्रोटीन से किसी को सप्लाई करनी है तो उसको 200 ग्राम प्रोटीन लेना है। अब सोचिए 200 ग्राम भी यदि कोई प्रोटीन ले रहा है जिसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज है, तो भी उसके ऑर्गन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बहुत है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये आपने एक मिथ क्लियर करा। सो ये मिथ है बेसिकली। बिल्कुल हाँ, प्रोटीन के साथ अगेन वही चीज कि आप 200 ग्राम एक साथ तो लेते नहीं लेते, नंबर आपको वन। टुकड़ों में प्रोटीन के साथ दूसरी चीज ये है कि इंडिया में तो है ही नहीं कि कोई 2000 कैलोरीज वाला 200 ग्राम प्रोटीन ले रहा हो। नंबर 2। तीसरी चीज, प्रोटीन जब आप ले रहे हैं या सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको हाइड्रेशन का बहुत ध्यान देना है। 1 ग्राम प्रोटीन को मेटाबोलाइज होने के लिए 40 ml पानी चाहिए। तो यदि आप 100 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो आप 4 लीटर तो एग्जैक्टली एक्चुअली वो चीज क्या होता है कि हर किसी को पता नहीं है। आपने रिकमेंड कर दिया प्रोटीन, बट आप वाटर बताना भूल गए। और यही कारण है कि इनकम्प्लीट मेटाबोलाइट्स के रूप में यदि यूरिक एसिड बढ़ रहा है, अगेन दूसरा सबसे बड़ा मिथ जो आपने यूरिक एसिड बोला, यूरिक एसिड जो है वो प्यूरिन जो है उसका अपना इनकम्प्लीट डाइजेशन या अपना मेटाबॉलिज्म अपना केमिकल प्रोडक्ट। यस। सो प्यूरिन रिच चीजें रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं, राइट? प्रोटीन बंद नहीं किया जाता। मैक्सिमम हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं कि मैडम प्रोटीन तो एकदम मना कर दिया है हमको प्रोटीन। तो प्रोटीन के कारण, अच्छा प्रोटीन ले कितना रहा है वो भलता आदमी? वो पूरी ले ही नहीं रहा है। 30 ग्राम के आसपास में आ जाता है पेशेंट हमारे पास में, 30 ग्राम 35 ग्राम ले रहा है। और बच्चा कुछ भी डॉक्टर साहब ने या जिसने भी XYZ की वार्स पड़ोस वाले ने बोला और बोलते बंद कर दिया। तो आप ये सोचे कि आप यूरिक एसिड डील कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर रहे हैं, है ना? सो यूरिक एसिड के लिए हमको केवल प्यूरिन रिच चीजें बंद करनी है। यदि किसी का उसमें भी कोई भी ये ज्ञान नहीं देगा कि आपको शुगर वाली चीज और फ्रक्टोज वाली चीज बंद करनी है। यदि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको सबसे पहले फ्रूट्स, जूसेस, अपना सोडे वाली चीजें, यस, इसके अलावा बियर या अल्कोहल बंद करनी है। आपको कॉफी नहीं लेना है ना? तो ये चीजें। एंड यदि किसी का नॉनवेज का इंटेक है तो उसमें भी एग्स वगैरह बंद नहीं किए जाते। यदि मटन वगैरह का इंटेक है, और देन टू यदि वो महीने में 2-3 नहीं, हफ्ते में 2-3 बार खा रहा है, बहुत बढ़िया क्वांटिटी में खा रहा है ना, देन आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। और उन सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसका वाटर का इंटेक कितना है। आपने कितना अच्छा बताया कि वाटर इतना इंटेक बढ़ाना पड़ेगा आपको। बहुत बढ़िया। एक्सक्रीट आउट होना चाहिए ना अपना, उसका वेस्ट प्रोडक्ट तो बॉडी बनाएगी, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोटीन का जो है वो यूरिक एसिड नहीं है ना? प्यूरिन रिच चीजों को रिस्ट्रिक्ट करना है। मैडम, अभी आपने सप्लीमेंट के बारे में बताया था, तो सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? एक इसके लिए भी बड़ी अलग, किसी ने वे प्रोटीन शुरू कर दिया तो अरे भैया बंद कर दो, और अगर शुरू करा या नहीं ले रहा है तो बोला लेना शुरू करो, तो वो बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती है। तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैं सप्लीमेंट शुरू करने से पहले सबको यही बोलती हूँ, सप्लीमेंट इज लाइक सप्लीमेंटरी कॉपी। सप्लीमेंट्री कॉपी, अरे क्या बात है, सही है। सप्लीमेंट वर्ड ही उससे आया है ना। अब सप्लीमेंट्री कॉपी की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारी मेन कॉपी में मतलब भरने के बाद भी हम जो चाह रहे हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि मुझे और लिखना है, या क्वेश्चन पेपर जो है उस हिसाब से मेरी कॉपी में नहीं आ पा रहा है, देन मैं सप्लीमेंट्री कॉपी लेती हूँ। मतलब हमारी प्रोटीन पूरी नहीं हो पा रही है, तब हम कोई भी चीज नेचुरली पूरी नहीं हो पा रही है। तो सप्लीमेंट इज सप्लीमेंट्री कॉपी। तो पहले आप अपनी जो डाइट है उसको पहले करेक्ट करने की कोशिश करो। कौन सी चीज ज्यादा ले रहे हैं उसको रिप्लेस करके दूसरी चीज यदि कम जा रही है तो इंटरचेंज करने से जितना आपका वो बैलेंस हो पाए बराबर। यदि फिर भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पा रही है देन डेफिनेटली हमको सप्लीमेंट की जरूरत। अच्छा, प्रोटीन सप्लीमेंट को लेकर ही इतनी मिथ है।
भाई हर सप्लीमेंट के लिए दिमाग लगाना जरूरी है। भाई मल्टीविटामिन हम उठा के दे देते हैं, या विटामिन डी भी तो सप्लीमेंट प्लान होता है ना, सारे सप्लीमेंट प्लान होते ही हैं। कैल्शियम के लिए भी देते हैं, कैल्शियम के लिए भी देती हैं। अरे कैल्शियम तो लेते रहना चाहिए 30 के बाद, अरे ये तो लेते, तो फिर प्रोटीन के लिए क्यों नहीं, है ना। पर होता क्या है कि प्रोटीन को लेकर ये नेगेटिव वाली चीज बहुत हो गई है। दूसरा क्या होता है कि प्रोटीन वाला चीज टेस्ट में पता नहीं चल रहा है, जैसा मैंने बताया। सो हमेशा सप्लीमेंट में दिक्कत नहीं है। पहली चीज ये है कि सप्लीमेंट की जरूरत है क्या, मेरी डाइट में करेक्शन की जरूरत तो नहीं है, पहले हम वो एसेस कर लें, है ना। तो क्वालिफाइड से एसेस करवाएंगे तो ही कैलकुलेट हो पाएगी, अदरवाइज तो कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगी। दूसरा, उसी डाइट में मॉडिफिकेशन करने से यदि पॉसिबल नहीं है तो कितना रिमेनिंग जरूरत है। हाँ, एक साथ दो सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलती ना, एक ही मिलती है। तो पहले हम ये देखें कि भैया कितना बचा है लिखने का काम। यानी हमने यदि 500 मिलीग्राम की किसी चीज की जरूरत है और 400 मिलीग्राम तो मैं ले ही रही हूँ या ले ही रहा हूँ, तो 100 mg ही चाहिए मुझे। या मेरी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की 60 ग्राम है, 40 ग्राम तो मैं कैसे भी करके मेरी डाइट से ले रहा हूँ, तो मुझे 20 ग्राम ही चाहिए। तो आपको वो 2-3 स्कूप की जरूरत नहीं है, जिम वाले प्रोटीन की जरूरत नहीं है। आप मेडिकेटेड पर जाकर आप सेफ रह सकते हैं एंड उसकी क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट में दिक्कत नहीं है। सप्लीमेंट जैसे कोई भी सप्लीमेंट बिना एडवाइस के नहीं लेना चाहिए, भले वो विटामिन सप्लीमेंट हो चाहे प्रोटीन सप्लीमेंट हो। तो ये ध्यान रखना। प्रोटीन के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा ऑलमोस्ट हो गई है मेरी। एक दो क्वेश्चन, मतलब एक ही छोटे 2 क्वेश्चन है कि हमको डेली वेजिटेरियन के लिए, जो वेजिटेरियन है, मैं वीगन भी नहीं बोल रहा हूँ, वेजिटेरियन, उनके लिए प्रोटीन के लिए मेन सोर्स क्या है। और एक वेजिटेरियन लोग अंडे भी लेते हैं, तो अंडे के अंदर येलो पोर्शन को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, बड़ा एक वो रहता है, अलग रख देते हैं। जबकि मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है कि नहीं वो हेल्पफुल है आपके लिए। तो आई डोंट नो, आप बताइए, आपका फील्ड है। सफेद से ज्यादा क्वालिटी पीले में है। यस। सो येलो बिल्कुल फेंकना नहीं उठाकर, क्योंकि इट कम्स विद गुड फैट, है ना, ओमेगा और प्लस विटामिन्स बहुत अच्छे हैं, है ना। B12 मिलेगा, फॉलिक एसिड मिलेगा, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स अच्छे हैं, विटामिन ए अच्छा मिलता है, ठीक है। तो इट कम्स नॉट ओनली विथ प्रोटीन। अब हम ये और समझ लें, एक फुल अंडे के 2 पार्ट हैं, एग वाइट और एक एग योक, ठीक है। येलो वाले में भी 3 ग्राम प्रोटीन है और व्हाइट में 3.5। अच्छा, जो बोलते 6 ग्राम प्रोटीन है तो मतलब फिर हम आधी प्रोटीन फेंक रहे हैं। यस। बट क्या होता है, इट इज हैविंग 200 मिलीग्राम्स कोलेस्ट्रॉल, तो बहुत ज्यादा नहीं है कोलेस्ट्रॉल। बट डेफिनेटली जो लोग यंग हैं, जो ग्रोइंग एज है, जिनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत है ना, तो उनकी डिमांड हर चीज की ज्यादा है, इंक्लूडिंग फैट, इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए 80% लिवर बनाता है। तो फॉरगेट अबाउट कि हमको डाइट से कम लेना है, नहीं लेना है। ऐसे कई लोग हैं जिनका जेनेटिक उसमें या बाय डिफॉल्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है। अगेन ये डिपेंड करता है हमारी लाइफस्टाइल और हमारी ओवरऑल डाइट क्या है। बराबर, केवल अरे येलो फेंक दिया पर फिर भी कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं हो रहा, तो येलो खा रहे हैं, एक्चुअली वही सेम खा रहे हैं, जो है ट्रांस फैट्स हैं वो नुकसानदायक हैं, जो अपना हाइड्रोजनेटेड फैट है वो नुकसानदायक है। सो एग योक जो है, यदि 50-60 के ऊपर का भी कोई एक इंसान है, तो यूजुअली मैं बीइंग क्लिनिकल डाइटिशियन आई एडवाइज एक येलो तो लेना ही है। और जो हम बात करते हैं कि एग इज अ कंप्लीट प्रोटीन, एग इज हैविंग हाईएस्ट प्रोफाइल, है ना। तो एग केवल व्हाइट नहीं, व्हाइट तो 60-70% ही बायो अवेलेबल है, येलो के साथ मिलने पर ही वो कंप्लीट। आप ये देखिए ना, वही कंप्लीट अपना प्रोफाइल यदि करता है तो वही आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है। तो आपको 6.5 ग्राम 6.5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, विद अलोंग विद गुड विटामिन्स और सारी चीजें, है ना।
तो येलो एक तो हर एज ग्रुप को लेना चाहिए, और इसीलिए बहुत छोटे बच्चे को जब 1 साल से कम के को जब हम लोग एडवाइस करते तो व्हाइट नहीं अलाउ करते, येलो ही अलाउ करते हैं, क्योंकि व्हाइट फिर एलर्जिक रिएक्शन करता है, येलो का कोई एलर्जी नहीं है। क्या बात है, कितनी बड़ी एक मिथ को आपने क्लियर करा। और एक जो जनरल हमको फूड में लेना है, प्रोटीन के माध्यम से ले सकते हैं, दाल के माध्यम से ले सकते हैं, दालें हैं, सोया बड़ी वगैरह है, आजकल तो टोफू सोया पनीर बना भी सकते हैं, पनीर के माध्यम से ले सकते हैं, दूध का पनीर हो गया, दही छाछ, ये हमारे अपना लाइफ का हिस्सा हो सकते हैं। दाल या लेग्यूम्स, कई बार दालों के लिए भी आप देखिए कि जब हम बात करते हैं कि भाई क्या 2 सब्जियां हो जाती हैं, 3 सब्जी हो जाएंगी, बट दाल का कहीं स्थान नहीं है, है ना। तो रोजमर्रा में आपकी हर मील में दाल क्यों नहीं है, तो हम दालें भी सब अलग अलग प्रकार की लेनी चाहिए, कम से कम 22-23 तरह की दालें हैं, हम देखें भारत में, तो मिक्स करेंगे। अब दाल का मतलब मूंग और तुअर ही समझेंगे तो डेफिनेटली नहीं खाते बनेगा, पर दालें बहुत सारी हैं, तो हम बहुत अच्छे से रोटेशन मेंटेन कर सकते हैं। जी जी, चलिए, तो देखा दोस्तों आपने कि मेरा अभी मैं मैडम से बातचीत करते करते मेरे मन में एक विचार आया कि हमारे को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो हम किसी हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, अगर हमारी स्किन में कुछ प्रॉब्लम तो हम स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर हमारी डाइट को हमको कुछ समझना है तो हमारे को एक डाइटिशियन के पास जाना चाहिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए हमारे को अगर डाइट के ऊपर राय लेना है तो कृपया करके किसी अच्छे डाइटिशियन से, मैडम जैसे डाइटिशियन से जाके उनसे राय लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से एडवाइस मिलेगी। आप हर किसी की एडवाइस ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम इस विषय पे यहीं पर विराम देते हैं और अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन के जो अलग अलग दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग सब अपना ध्यान रखिए।